प्यारे देशवासियों और साथियों, एक लंबे इंतजार के बाद कल हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अधिकृत वक्तव्य आ गया। सबकी मांग पर हमने भी कई बार मांग की थी कि इस संकट के दौर में भारत के सारे राजनीतिक दलों को बुलाइए और सबसे बात कीजिए, सबकी राय लीजिए, एकमत होइए। यह देश पर संकट है, सब लोग मिलजुल के इसका सामना करें। कल प्रधानमंत्री जी ने बुलाया था, सर्वदलीय बैठक बुलाई, लेकिन उसमें भी हम न जाने कौन सा क्राइटेरिया इन्होंने चुना था। एक दल जिसके महत्वपूर्ण प्रांत दिल्ली में सरकार है, एक प्रांत पंजाब में प्रमुख प्रतिपक्षी दल है, संसद में उसके 4 सदस्य हैं, उसके प्रतिनिधि को नहीं बुलाया। एक और प्रमुख दल बिहार का है, जिसके 5 सांसद हैं संसद में, उसको भी नहीं बुलाया। खैर, ये उनका अपना मापदंड है, जिसको चाहे बुलाएं, जिसको चाहे न बुलाएं, क्योंकि वहाँ कोई उनका कोई मापदंड, कोई पारदर्शी मापदंड तो है नहीं। हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन एक चीज़ तो कहनी पड़ेगी, जो एक ऊहापोह की स्थिति थी, जहाँ तहाँ से छन छन के समाचार आ रहे थे, तमाम सूचना तंत्र से समाचार आ रहे थे, मीडिया से समाचार आ रहे थे, उन सारे समाचारों पर एक तरीके से विराम लगाने का काम किया कल प्रधानमंत्री जी ने। अब उनसे ज़्यादा जिम्मेदार आदमी तो हमारे देश में कोई है नहीं। उसके पहले विदेश मंत्री बोल चुके थे, उसके पहले रक्षा मंत्री बोल चुके थे, और अपने विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के ही हवाले से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कल वक्तव्य दिया कि भारत की सीमा में कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है, चीन का कोई सैनिक हमारी सीमा में नहीं आया है, हमारे किसी चौकी पर चीन का कब्जा नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हम उसे मानने के लिए बाध्य हैं, मजबूर हैं, मानना पड़ेगा। लेकिन जो स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं और सूचनाएं आई कि हमारे 20 सैनिक मारे गए, 43 सैनिक चीन के मारे गए, 10 सैनिकों को चीन ने हैंडओवर किया हमें, हमारे 17 सैनिक लेह के अस्पताल में चिकित्सा करवा रहे हैं। तो उनकी स्थिति भी हमारे प्रधानमंत्री जी को स्पष्ट करनी चाहिए थी कि ये चीजें कैसे हुई। हाँ, इसके पहले हमारे प्रधानमंत्री जी का एक वक्तव्य और आया था कि हमारे सैनिक मारते मारते मरे हैं। अब तक तो हम यही जानते थे कि हमारे सैनिक सरहद पर देश के लिए शहीद होते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी अगर कुछ कह रहे हैं तो उसको भी मानना तो पड़ेगा। तो क्या हम ये मान लें कि चीन हमारी सेना में नहीं आया, चीन के सैनिक हमारे सेना में नहीं आए, बल्कि हमारे सैनिक बहादुरी के साथ चीन में घुस करके चीनी सैनिकों को मारने लगे, और उनको मारते मारते इतना मारे उनको कि खुद मर गए। अब इसको क्या कहा जाए? इस सूचना पर आंसू बहाया जाए या इस सूचना पर हर्ष व्यक्त किया जाए? और उसके बाद हम जानते हैं, हम मानते हैं अपनी अंतर्राष्ट्रीय मजबूरियां होंगी, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की मजबूरियां होंगी, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की मजबूरियां होंगी, लेकिन वो मजबूरी ऐसी भी क्या मजबूरी है कि हम देश के सामने सही तस्वीर न रखें, और उसके बाद हमारे देश से जो आवाज़ उठ के आ रही है, और ख़ास करके
कुछ भक्तों की तरफ से जो आवाज़ उठ के आ रही है चीन के बहिष्कार का, अच्छी बात है। आज तो हमारे देश के कुछ मुख्यमंत्रियों ने भी आह्वान किया है कि चीनी सामानों का बहिष्कार कर दिया जाना चाहिए। अब इससे ज़्यादा जिम्मेदार तो कोई हो नहीं सकता है। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कह दें कि बहिष्कार कर देना चाहिए, लेकिन खाली कहने से होगा? बहिष्कार हो जाएगा? आपने तो कह दिया था पूरे देश से कि सबको भोजन मुहैया किया जाएगा, सबको सारी सुविधाएं दी जाएंगी, कोई बिजली का बिल नहीं लिया जाएगा, इस कोरोना आपदा में कोई विद्यालयों की फीस नहीं ली जाएगी, सबको तनख्वाह दी जाएगी। लेकिन उसका हुआ क्या? अगर हमारी सरकार कोई ये घोषणा करती है, कहती है, तो उसका मतलब बनता है कि वो उसकी व्यवस्था करेगी, वो उसकी प्रतिपूर्ति का जिम्मा लेती है। बिना विकल्प दिए, बिना प्रतिपूर्ति का जिम्मा लिए आप आदेश देंगे और उसको देश मान लेगा? ये हास्यास्पद स्थिति, ये गैर जिम्मेदाराना हरकत है। प्रधानमंत्री जी और देश के लोगों से हम कहना चाहते हैं कि इस हरकत, जब तक देश में हम कोई वैकल्पिक व्यवस्था बना लें तब तक ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करनी चाहिए। ये बात सच है कि बहिष्कार का नारा दे देने से चीन की कमर टूट जाएगी, लेकिन हमारी क्या हालत होगी इसके ऊपर कभी आपने विचार किया है? हमारे भारत में दवा उद्योग ठप हो जाएगा, क्योंकि 70-75% जो दवा के रॉ मटेरियल आता है वो चीन से आता है। फिर आपके बाजारों में क्या होगा? फिर आपकी चिकित्सकीय व्यवस्था की क्या होगी? आपके यहाँ 70-75% बाजार पर वहाँ के स्मार्टफोन का कब्जा है, स्मार्टफोन बाजार पर चीन का कब्जा है। क्या होगा? आप चीनी स्मार्टफोन से आप चीन के विरोध की बात करेंगे? विकल्प क्या है आपके पास? विकल्प की व्यवस्था कीजिए। गांधी ने नारा दिया कि विदेशी वस्त्र की हम होली जलाएंगे, उसके पहले उन्होंने व्यवस्था की। अपने यहाँ घर घर, गांव गांव, एक एक आदमी को उन्होंने चरखा से सूत काटना सिखा दिया और उस सूत से कपड़े बनाना सिखा दिया, और उन्होंने देश को आत्मनिर्भर किया कि ठीक है, हम मोटा वस्त्र पहनेंगे लेकिन हम अपना वस्त्र पहनेंगे, हम नंगा नहीं रहेंगे। विदेशी वस्त्रों की होली जला करके हम नंगे रहने के लिए उन्होंने आह्वान नहीं किया था देश का। ये होती है व्यवस्था। ऐसी व्यवस्था आप क्यों नहीं करते हैं? सारी चीजों का रोना कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, नेहरू ने क्या किया, ये समस्या दी, वो समस्या दी। अरे उन लोगों ने जो जैसे भी किया, अब उसकी समीक्षा तो हम करते रहेंगे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? उन लोगों में कोई कमी थी तभी तो हमने आपको दिया। आप जैसे बात बहादुर को हमने दिया, शासन सत्ता सौंपी, एक पूरा कार्यकाल आपने निकाल दिया 5 साल का, और उसके बाद 1 साल और हुआ, 6 साल। इन 6 सालों में आपने क्या किया? एक कोई उद्योग आप बैठाए, एक कोई रोजगार सृजित किए? बल्कि आप तो देश में उस समय के जो उद्योग लगे थे, आप उसको लगातार बेच रहे हैं, आप उसको लगातार नष्ट कर रहे हैं। देश के उत्पादन क्षमता को आप नष्ट कर रहे हैं, देश की आत्मनिर्भरता को आप नष्ट कर रहे हैं। आप हमें मजबूर कर रहे हैं, देश को मजबूर कर रहे हैं कि हम दूसरे देशों पर निर्भर हों, चीन पर निर्भर हों, अमेरिका पर निर्भर हों, फ्रांस पर निर्भर हों। जो चीज़ें, जो काम हमारे देश की कंपनियां कर सकती हैं, आप उनको विदेशियों को क्यों देते हैं? आप उसका ठेका चीन को क्यों देते हैं? जो काम बीएसएनएल कर सकता है, वो काम आप अपने यहाँ के दूसरे उद्योगपतियों को क्यों देते हैं? जो काम एलएनटी कर सकता था, वो काम, वो ठेका आपने चीन को क्यों दिया? अभी 1 हफ्ते पहले आपका बैंकिंग सिस्टम कमजोर है कि आपने चीन बैंक को अपने देश में उनको खोलने की अनुमति दिए। ये चीजें देश पूछेगा आपसे और आपको जवाब देना पड़ेगा इसका। फिलहाल तो कल
जो उन्होंने वक्तव्य दिया है उस पर क्या कहा जाए, क्या कहा जा सकता है उस पर देश विचार करेगा, इस पर इतिहास विचार करेगा कि आज की तारीख में भी पारदर्शिता नहीं है आपकी। आज की तारीख में भी आप झूठ पर झूठ बोलते चले जा रहे हो। वो कौन सी मजबूरी है कि आपके यहां पर लोग, आपके मुख्यमंत्री नारा कुछ देते हैं, स्लोगन कुछ देते हैं और आपकी तरफ से कोई आवाज नहीं आती है। अब से भी स्थिति को स्पष्ट कीजिए, अब से भी स्थिति को सुस्पष्ट कीजिए। सर्वदलीय बैठक के नाम पर क्या राय लिया आपने लोगों की? क्या लोगों की खाली बात सुन लेने से होगा? उनकी राय पर विचार भी करना पड़ेगा। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि राष्ट्रीय सरकार का गठन कीजिए। राष्ट्रीय सरकार में जब ये लोग बैठेंगे और मिल बैठकर निर्णय होगा, मिल बैठकर उसके संचालन की जिम्मेदारी होगी, तो हमारे प्रतिपक्ष को भी के ऊपर भी जिम्मा आएगा, वो भी उसके लिए उत्तरदायी होगा और वह जो राय देगा उस मंत्रिपरिषद में, उस सरकार में, उसके राय की अहमियत होगी, उसको आपको मानना पड़ेगा। और आज की तारीख में भी आप अभी भी आप कहने की स्थिति में नहीं है कि पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया है, वो कहाँ गया, कैसे खर्च हो रहा है। ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि आपको सेना से भी कोई मोहब्बत नहीं है, कोई प्यार नहीं है। सेना को भी आप हथियार की तरह प्रयोग कर रहे हैं। पुलवामा की घटना को 1 साल के ऊपर हो रहा है, अभी तक उसके अपराधियों को आप पकड़ नहीं पाए, अभी तक उसकी आप जांच नहीं करवा पाए हैं, जांच बैठा भी नहीं पाए हैं। और एक आतंकी देवेंद्र, जो सेना का अधिकारी देवेंद्र पकड़ा गया कश्मीर में, आपने उसके खिलाफ चार्जशीट तक दायर नहीं की, आपकी सरकार, दिल्ली पुलिस, और जमानत पर छूट गया। ये सारी चीजें आपकी मिली भगत हैं। अब तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि भारत के चुनाव के लिए, राष्ट्रीय चुनाव के लिए आपने पुलवामा में कांड करवाया और एक छोटे से बिहार के चुनाव के लिए, बंगाल के चुनाव के लिए आप अपने सेना की फिर आहुति दिए हैं गलवान घाटी में, और आगे भी हो सकता है आप दें। इन सारी चीज़ों से बचिए, इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी को लीजिए और इन पर खुल करके पारदर्शी तरीके से बात रखिए, और ऐसी बात रखिए जिस पर विश्वास किया जा सके। ऐसी हम विश्वास करना चाहते हैं, देश आप पर विश्वास करना चाहता है, आपके नेतृत्व में देश विश्वास व्यक्त करना चाहता है, लेकिन आपकी तरफ से भी होना चाहिए कि आप ऐसी बात रखिए कि उस पर विश्वास किया जाए, उसकी पारदर्शिता बनी रहे। और सर्वदलीय बैठक में 2 लोगों को अगर आप और बुला लिए होते तो क्या हो जाता उससे? आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधि भी अगर सर्वदलीय बैठक में बैठ जाता और राष्ट्रीय जनता दल का भी प्रतिनिधि सर्वदलीय बैठक में बैठ जाता तो उससे कौन सा पहाड़ टूट जाता? इतना डर रहे हो एक छोटे से प्रांत के चुनाव में, इतना डर रहे हो बंगाल के चुनाव से, इतना डर रहे हो बिहार के चुनाव से। चुनाव ही अंतिम लक्ष्य नहीं है। सरकार, बिना सरकार में गए भी देश की सेवा अगर करनी है तो की जा सकती है, और लोग कर रहे हैं। तमाम राजनीतिक लोग कर रहे हैं, तमाम दल कर रहे हैं, तमाम लोग कर रहे हैं। इन चीज़ों से उबरना चाहिए और प्रधानमंत्री के गरिमामय पद को हास्यास्पद न बनाइए। सही तरीके से, पारदर्शी तरीके से बातों को रखिए और ऐसी बातें रखिए, झूठ भी बोलिए तो ऐसा झूठ बोलिए जिस पर विश्वास किया जा सके, जिस पर कुछ देर तक आदमी कम से कम चिंतन मनन कर सके कि अगर इस पर विश्वास न करें तो क्यों न करें। इन्हीं बातों के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।